देखो हिगो डेवरेस का जो थ्योरी होता है ये एक डच जेनेटिसिस्ट कहते हैं इसको। ये जेनेटिक्स पे इसका काम था हिगो डेवरेस का। और आप जानते हैं कि हिगो डेवरेस को ये कहा जाता है कि ये तो नंबर कम आए हैं तो कहना कि ये मेरी तरफ से बोल देना कि पेपर वाज कंप्लीटली ऑफ नो क्वालिटी पेपर नहीं था वो। ये केवल कुछ भी था कि क्वेश्चन बनाना है तो कुछ भी डाल दो उसमें। चलिए यहां देखिए, तो देखो ये हिगो डेवरेस को कहते हैं, ये डच साइंटिस्ट था, जेनेटिक्स पे इसका काम था एक्चुअली। और हिगो डेवरेस ने जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को कनेक्ट किया आपस में। और ये एक अल्टरनेटिव थ्योरी था, मतलब बियॉन्ड द नेचुरल सिलेक्शन। देखो ये कहते हैं he has put mutation theory और इसको क्या कहते हैं, a kind of alternative to the natural selection theory। ये सिलेक्शन थ्योरी का एक अल्टरनेटिव कहा जाता है इसको, म्यूटेशन थ्योरी को। और हिगो डेवराइस आप जानते हैं कि ये मेंडल के रीडिस्कवरी में भी इसका नाम आता है। और मेंडल का जो वर्क था उसको रीडिस्कवर किया था हिगो डेवराइस ने। और कोरेंस आते हैं, टेसरविक्स आते हैं, ये तीनों नाम है देखो, जिसने मेंडल के थ्योरी को रीडिस्कवर किया। और उसके बाद लोगों ने मेंडल के काम को जाना। 1900 के आसपास की बात है ये, मतलब 18वीं सेंचुरी के एंड में ये सारा चीज हुआ है। और 1900 के बाद ही मेंडल को लोगों ने एज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको रिकॉग्नाइज किया। उसके पहले तो लोग डार्विनियन थ्योरी को ज्यादा समझते थे। और हिगो डेवरेस का एक जो कॉन्सेप्ट है, ये जेनेटिक्स का आदमी था एक्चुअली। और ये एक प्लांट पे वर्क कर रहा था। ही वाज वर्किंग ऑन ए प्लांट कॉल्ड पोइनोथेरा लेमर्कियाना, जिसको कहते हैं इवनिंग प्रिमरोज कहा जाता है। तो हिगो डेवरेस का जो वर्क है वो इस प्लांट पे था, पोइनोथेरा लेमर्कियाना पे ये काम कर रहा था। और इसने क्या देखा कि इस प्लांट में वो, जैसे मान लो उसने क्या देखा, कई सारे ऐसे प्लांट वो ग्रो कर रहा है। अचानक उसने क्या देखा, एक प्लांट का हाइट बहुत ज्यादा है इन सबसे। तो उसने क्या कहा कि ये जो चेंज देखा उसने, बोला कि एक सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। और उसने क्या किया देखो कि अब इसके अंदर का जो कोई भी, अभी देखो इसके अंदर का जो जेनेटिक्स है, ये जो जीन है इसका, जब इसको अगली जनरेशन में किसी और प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, उसने क्या देखा कि जो प्लांट ग्रो हुआ है उस प्लांट में भी इसका जीन अवेलेबल है। उसने क्या कहा कि एक ऐसा चेंज जो आपके प्लांट में सडनली आ जाता है, किसी भी एनिमल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में सडनली आ जाता है, एक लार्ज चेंज है एक्चुअली, वो एक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है। और उसने क्या कहा, ये जो एक सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, जिसको स्पोर्ट कहा था किसने, डार्विन ने। और डार्विन ने उसको इग्नोर कर दिया था कि ऐसे वेरिएशन का कोई मतलब नहीं होता। उसी चीज को हिगो डेवरेस ने क्या कहा कि ये जो सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, यही म्यूटेशन है एक्चुअली। और म्यूटेशन जो होता है ये आपके पॉपुलेशन में सडनली आता है। और इसकी वजह से
एक नए स्पीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, या एक जनरेशन में या 2 जनरेशन के बाद आपका एक स्पीसीज क्या होगा, फॉर्म कर जाएगा, और उसके बाद वो स्पीसीज स्टेबल हो जाता है। मतलब ये देखो क्या कह रहा था कि अगर आप देखिए, ये एक, मान लो अब ये एक न्यू प्लांट यहां फॉर्म हुआ देखो, और ये न्यू स्पीसीज का ये प्लांट है, अगर मान लो, अब बोला कि ये अब स्टेबल हो चुका है, तो अगर मान लो ये सारे प्लांट्स पहले S1 स्पीसीज का था, अब ये प्लांट जो बना वो S2 का हो गया, तो बोला कि ये एक सडन चेंज है, ये सडन लार्ज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है, और ये म्यूटेशन है एक्चुअली, है ना। तो उसने क्या कहा, म्यूटेशन जो होता है वो ग्रेजुअल नहीं होता। देखो अगर उसने डिफरेंशिएट किया कि ये जो म्यूटेशन है ये नए स्पीसीज को क्रिएट करता है, आइदर वन स्टेप में, या मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। उसने क्या कहा, देखो म्यूटेशन जो होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डिफरेंस, म्यूटेशन results in formation of new species in very short intervals of time। बोला कि एक चेंज आता है और वो चेंज एक नए स्पीसीज को फॉर्म करता है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि तो ह्यूगो डे व्राइस को कहा जाता है कि इसने एक अल्टरनेटिव थ्योरी दिया, क्योंकि वो लेमार्क के बाद से बहुत ज्यादा एग्री नहीं कर रहा था, सॉरी डार्विन के बाद से। तो डार्विन को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या डार्विन के कॉन्सेप्ट के अल्टरनेटिव कुछ कहने के लिए उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इज जस्ट अ काइंड ऑफ अल्टरनेटिव टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन गिवन बाय डार्विन। और अब जब इसे कंपेयर किया गया, देखो अब अगर आप कंपेयर करेंगे, देखिए ऐसे, तो अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे सिलेक्शन थ्योरी को और म्यूटेशन थ्योरी को, डार्विनियन कॉन्सेप्ट को और म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को कंपेयर करेंगे आप, तो सिलेक्शन क्या कहता है, ये कहता है जो वेरिएशन जो होता है, ये जो वेरिएशन है पॉपुलेशन में, ये स्मॉल होता है, डायरेक्शनल होता है, और इसने क्या कहा कि जो वेरिएशन है, म्यूटेशन जो होता है वो एक लार्ज चेंज है, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इसने कहा, देखो फिर क्या कहा उसने कि ये एक तरह का ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है ऑफ स्मॉलर वेरिएशन generation after generation। और इसने क्या कहा, देखो ये एक सॉल्टेटरी इवोल्यूशन है, और इसको वन स्टेप चेंज कहा जाता है। देखिए इसने क्या कहा था, सिलेक्शन थ्योरी क्या कहता है कि अगर आपके सपोज करो कोई एनिमल, कोई प्लांट का स्पीसीज हमने लिखा S, अब इसमें एक वेरिएशन आता है V1 लिखा हमने, ये छोटा सा स्मॉल चेंज है, ये ग्रेजुअली होता है, तो ये हो गया देखो S V1 हो गया ये, ठीक है। फिर इसमें एक चेंज आया देखो V2, तो ये हो गया S V1 V2 हो गया। देखो अभी क्या हो रहा है, स्पीसीज वही है, बट उस स्पीसीज के अंदर अब नए तरह के वेरिएशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
स्मॉलर वेरिएशन क्या हो रहा है, बताओ, एक्यूमुलेट कर रहा है पॉपुलेशन। फिर देखो चेंज आया, देखो इसमें V3 चेंज आ गया, और ये हो गया S, V1, V2 और V3, और ये चेंज अब इतना ज्यादा हो गया कि ये पार्ट अब एक नए स्पीशीज में क्या हो गया, बताओ, कन्वर्ट हो गया। तो ये देखो मल्टी स्टेप में हो रहा है। देखो अगर ये S1 था तो ये S2 हो गया, तो ये एक मल्टी स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस है। देखो ये ग्रेजुअलिज्म, इसको ग्रेजुअलिज्म क्यों कहते हैं, ग्रेजुअल थ्योरी है ये। धीरे धीरे पॉपुलेशन में वेरिएशन इकट्ठा होता है, और ये क्या कर रहा है, देखो कि कोई स्पीसीज S1 है, एक लार्ज वेरिएशन आया देखो, और ये सीधा S2 में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के चेंज को सॉल्टेटरी कहते हैं, जंप कहते हैं ना। सडनली जो S1 था S2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये जंप होता है पूरा, कोई सॉल्टेटरी कहते हैं इसको। सॉल्टेटरी इवोल्यूशन यूज किया था किसने, बताओ, ये टर्म यूज किया था ह्यूगो डे व्रिज ने, जिसको कहा कि म्यूटेशन है। तो म्यूटेशन कहता है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस नहीं होता। म्यूटेशन एक या हार्डली 2 स्टेप कह सकते हैं आप, बहुत ज्यादा स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सडनली S1 से क्या हो, बताओ, S2 में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है। और ये जो आपका S2 बना, इसके अंदर का जो वेरिएशन है वो अब आगे की जनरेशन में क्या होगा, इनहेरिट भी होगा। तो उसने क्या कहा कि म्यूटेशनल चेंजेस जो होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट भी होता है। यस, इट इज ऑल अबाउट नर्व कंडक्शन। सॉलिटरी वहां भी यूज करते हैं इसको, है ना। जंपिंग कहते हैं ना, वहां पर जो जंप कर जाता है नोड टू नोड, तो वही कहा कि ये जंप है बिल्कुल। S1 से क्या हो गया S2, और एक बड़ा चेंज है, लार्ज वेरिएशन क्रिएट हुआ है। ये छोटा छोटा कुछ नहीं हो रहा है कि आप 2-2 रुपए जमा कर रहे हैं और 20 रुपए बना रहे हैं उसको। सडनली एक S1 क्या हुआ था, S2 में कन्वर्ट हुआ, और उसने क्या कहा कि S1 से S2 के फॉर्मेशन में जो चेंज आया है, अब जो चेंज S2 में आया है वो एक स्टेबल चेंज है, और वो स्टेबल चेंज अपने आप क्या होगा, अगले जनरेशन में ट्रांसमिट भी होगा। तो म्यूटेशनल चेंजेस हैज टेंडेंसी, लिख लो इस पॉइंट को, क्या लिख लीजिए, म्यूटेशनल चेंजेस, mutational changes has tendency, mutational changes has tendency, mutational changes has tendency to get inherited from one generation to another generation, one generation to another generation. Tendency to get inherited, tendency to get inherited from one generation to next generation. समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आ गया ना। तो ये डिफरेंस था डार्विनियन थ्योरी में और म्यूटेशन के थ्योरी में। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ज्यादा इसमें एप्रोप्रिएट क्या है। तो देखो एक्चुअली क्या कहते हैं, म्यूटेशन थ्योरी जो होता है ये कहता है कि जो जेनेटिक्स का जो रोल है, क्योंकि डार्विन को बहुत ज्यादा जीन्स के बारे में आइडिया था नहीं, है ना, लेकिन ह्यूगो डे व्रिज को जीन्स के बारे में आइडिया था, क्योंकि मेंडल के पार्ट पे वर्क कर रहा था, है ना, और उस समय जीन्स के कॉन्सेप्ट आ गए थे, जीन्स का कॉन्सेप्ट आ गया था। लेकिन अगर आप दोनों को कोरिलेट करेंगे तो म्यूटेशन थ्योरी का जो ड्रॉबैक्स था वो ये था। देखो, तो पहली बात कि जो प्लांट देखा था उस मतलब ह्यूगो डे व्रिज ने, वो कोई म्यूटेशन नहीं था, वो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन था। अब क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो गया, तो वो एक बहुत ज्यादा स्टेबल चेंज होता नहीं है। तो डिमेरिट्स थे। देखो, म्यूटेशन थ्योरी के जो डिमेरिट्स बताए जाते हैं, तो पहली बात तो ये कि जो मॉडर्न थ्योरी कहता है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि म्यूटेशन का क्या रोल है, बताओ, अगर पूछा जाए कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है, लिख लो, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखो,
according to modern concept, mutation act like as, according to modern concept, mutation act like as most basic raw material, most basic raw material of variation, most basic raw material of variation, and for the speciation, and for the speciation, selection must act on such kind of variation. देखो, इसने दोनों को जोड़ दिया यहां पर। डार्विन ने यही कहा था ना कि सिलेक्शन जो होता है ये सबसे मेन फोर्स है एवोल्यूशन का, ये है ना, मैकेनिज्म है ये। ह्यूगो डे व्राइज ने सिलेक्शन की थ्योरी को हटाना चाहा, उसको बिल्कुल अलग करना चाहा। उसने उसको बोला कि म्यूटेशन से सब कुछ हो जाएगा, म्यूटेशन ही सब कुछ है, सिलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहता है कि म्यूटेशन एक सिंपली सोर्स है, एक सबसे फंडामेंटल रॉ मटेरियल है वेरिएशन का। ऐसे वेरिएशन को जब तक नेचर सेलेक्ट नहीं करेगा उसका कोई रोल नहीं है एज ए स्पेशिएशन और एज ए इवोल्यूशन। एवोल्यूशनरी चेंज जो होता है वो आप कहते हैं वो स्टेबल चेंज है, वो आपके पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता रहता है। बट एक ऐसा चेंज जो, अभी अजय बताओ, जैसे कई बार क्या होता है, आप ये भी आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन के बारे में, कि म्यूटेशंस जो होते हैं नेचर में, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशंस आर रिसेसिव और हार्मफुल। ये भी जानते हैं ना, डिमेरिट्स में कहा जाता है कि मॉडर्न थ्योरी ये कहता है म्यूटेशंस के बारे में कि मोस्टली म्यूटेशंस आर हार्मफुल और रिसेसिव। अगर ये सब कुछ म्यूटेशन से ही हो जाता तो इतने सारे बायोडायवर्सिटी कहां से आ जाते। तो म्यूटेशन से वो जस्ट एक रॉ मटेरियल हो सकता है, म्यूटेशन से इवोल्यूशनरी पार्ट की बात नहीं कर सकते जब तक उस पर सिलेक्शन एक्ट ना करे। तो ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, mostly mutations are harmful and recessive. Mostly mutations are harmful and recessive, and hence this cannot be harmful and recessive, and hence it cannot create that much amount of biodiversity, or many species. समझ में आ गया? नो डाउट म्यूटेशंस थ्योरी, अरे इसमें समझ में क्या नहीं आया, मगर म्यूटेशन हार्मफुल है, रिसेसिव है, तो इतने सारे स्पीसीज कहां से आ जाएंगे? जब एलिमिनेट ही हो जाएगा, हार्मफुल ही होगा तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा फिर? म्यूटेशंस कई तरह के होते हैं, जो एडवांटेजियस म्यूटेशंस होता है उसी को नेचर सेलेक्ट करता है, जो हार्मफुल है वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन जो यूजफुल म्यूटेशंस होते हैं, जो एडवांटेजियस म्यूटेशन होता है,
उसको नेचर प्रमोट करता है। अल्टीमेटली नेचर को एक्ट करना है। नेचर अगर एक्ट नहीं करेगा तो देखो म्यूटेशन से एक चेंज आ जाता है। अब वो चेंज आपके लिए यूजफुल है या नहीं है, ये रोल तो नेचर का होगा ना। म्यूटेशन जस्ट क्रिएट अ चेंज in your genes, in your genetics, but that change is useful or not, it will be selected only by nature. नेचर ने सेलेक्ट किया तो वो रहेगा, अगर नेचर के लिए वो यूजफुल नहीं है तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। यस तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह का म्यूटेशनल चेंज नए स्पेसिएशन की तरफ नहीं जाता। नेचर को अगर वो चीज एडवांटेजियस लगेगा तो उसको वो प्रमोट करेगा। तो अल्टीमेटली म्यूटेशन थ्योरी को एक हमने केवल सोर्स के फॉर्म में रख दिया। का कॉन्सेप्ट यही है कि उसने बताया कि म्यूटेशन जो होता है वो एक बस सोर्स है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली काम तो सिलेक्शन का ही होगा। तो आज भी हम ह्यूगो डेविस के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, म्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट्स ऑल अबाउट म्यूटेशन, नॉट द, अगर आप इवोल्यूशन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यस म्यूटेशन इज ए सोर्स, मोस्ट फंडामेंटल सोर्स कहते हैं वेरिएशन का, बट अल्टीमेटली अगर आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सिलेक्शन का मोस्ट सेंट्रल रोल कहा जाता है। तो म्यूटेशन एक सोर्स है, जो फोर्स है वो तो आपका नेचुरल सिलेक्शन ही होगा। सिलेक्शन इज ए मैकेनिज्म एंड म्यूटेशन इज ए जस्ट अ काइंड ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन। नए एलील को इंट्रोड्यूस करता है आपके पॉपुलेशन में। सिंपली आप कह सकते हैं म्यूटेशंस ओनली इंट्रोड्यूस न्यू एलील्स इन ए पॉपुलेशन, whether that allele will be propagated or not, it's all about the role of natural selection. मैं क्या बोल रहा हूं? Mutations creates a new allele in your population and that allele is useful, harmful. It is all about the role of natural selection. बट आपके एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ समझाया गया है कि एक डायरेक्शनल होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है, एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है ना। एक पूरा पैराग्राफ बताया गया है आपके एनसीईआरटी में, डिफरेंशिएट किया गया है डार्विनियन थ्योरी को और म्यूटेशंस के थ्योरी को। समझ में आ गया? अब मैं बता रहा हूं आपको जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको। अब ये सब कुछ हमने पढ़ लिया कि लेमार्क थ्योरी क्या है, डार्विन थ्योरी क्या है ना, म्यूटेशन थ्योरी क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लिख लो, आगे लिखिए। अब इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। इसे मॉडर्न अभी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहां से आ गया इसमें? अरे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एक ही पेरेंट से आता है ये। इसमें रेट ऑफ म्यूटेशन ज्यादा फास्ट होता है, नए वेरिएशंस आते हैं इसके अंदर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपका वेरिएशन होगा वो ज्यादा होगा। मतलब जो रेट ऑफ म्यूटेशन होता है वो ज्यादा होता है उसमें। अल्टीमेटली अब वो आगे प्रोपेगेट करेगा कि नहीं करेगा ये तो नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। यार देखो मॉडर्न थ्योरी, जिसको सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, इसको कई बुक्स में नियो डार्विनिज्म भी कह देते हैं। इसका जो मेन आर्किटेक्ट है, देखो मेन आर्किटेक्ट कहते हैं, हु वाज द मेन ब्रेन बिहाइंड दिस थ्योरी, तो उसका नाम था डॉब्जिन्स्की। डॉब्जिन्स्की वो साइंटिस्ट था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था मॉडर्न थ्योरी का।
इसके अलावा देखो इसमें मेयर का नाम आता है, इसमें स्टीवेंस का नाम भी आता है, इसमें और भी कई सारे हैं इसमें। तो डेंसिटी वाज द मेन आर्किटेक्ट क्या था देखो इसमें। और एंड मेनी डॉब्जेंस्की ने एक किताब भी लिखा है, दैट इज जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहता है। और एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न थ्योरी, ये कई सारे आइडियाज को एक्चुअली क्या होता है देखो, मॉडर्न थ्योरी जो होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, concept of population genetics and concept of isolation, इन तीनों को ऐड करता है देखो ये। So modern theory basically includes all the parameters of natural selection, the population genetics and the concept of isolation. देख लो, modern theory includes all the parameters of all the information regarding the natural selection, all the information regarding the natural selection, the population genetics and the concept of isolation. इस जेनेटिक्स में एक साइंटिस्ट का नाम आप पढ़ेंगे जिसको हार्डी विनबर्ग कहा जाता है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ये थ्योरी पढ़ेंगे किसके बारे में, हार्डी विनबर्ग के बारे में। और अब ये सिलेक्शन को एक डिफरेंट तरीके से रीड करता है। ये कहता है सिलेक्शन जो होता है, जैसे डार्विन को ये कुछ पता नहीं था कि सिलेक्शन एक्चुअली क्या है। सिलेक्शन का मतलब वेरिएशन होता है, लेकिन वो ये पता नहीं था कि सिलेक्शंस के लिए जो वेरिएशंस की बात कर रहे हैं उसका सोर्स क्या होता है। तो सिलेक्शन को उसने कहा कि सिलेक्शन जो होता है ये एक आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इवोल्यूशन का। देखो देखिए, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, according to modern theory, selection, natural selection is the most important mechanism, is the most important mechanism for the evolutionary process। और मैंने कहा था पहले भी कि सिलेक्शन जो होता है, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशंस। लेकिन आपको पता है कि डार्विन को यह पता नहीं था कि वेरिएशंस आते कहां से हैं। तो सिलेक्शन का तो जो रॉ मटेरियल तो वेरिएशन है, सिलेक्शन का वर्क किस पे होता है, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशंस एंड सिलेक्शन ऑलवेज इन नीड टू गेट सम गुड वेरिएशंस फ्रॉम द पॉपुलेशन, जिसको आगे प्रोपेगेट करेगा वो। तो सिलेक्शन का जो रॉ मटेरियल होता है, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशंस, बट आपको पता है कि वेरिएशंस का सोर्स क्या होता है ये पता नहीं था। किसको बताओ, डार्विन को। उसने क्या कहा देखो, सिलेक्शन एक्ट्स ऑन वेरिएशंस एंड देयर आर मेनी डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन।
basically I don't remember what I said in the last point. It's not in my मेरे दिमाग में फीडेड नहीं होता वो, मैं स्टम्पोर्ड बोल देता हूँ मैंने क्या बोला, अब क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैंने इतना ही कहा है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो होता है, selection is the most important mechanism for the evolutionary process, and selection acts on variations, and there are many different sources of variation. मैंने यही कहा शुद्ध हिंदी में कि सिलेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इवोल्यूशन जैसे प्रोसेस के लिए। सिलेक्शन एक्ट करता है दिए हुए वेरिएशंस पे, और वेरिएशंस कहां से आता है इस चीज को बताया गया मॉडर्न थ्योरी में। डार्विन को इसके बारे में आइडिया नहीं था। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन देखो क्या है यहां पर, देखिए यहां पर इफ यू टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो देखो इसमें बताया गया सबसे पहले लिखा गया म्यूटेशन, और उसने कहा म्यूटेशन जो है ये म्यूटेशन एक तरह का डिसकंटिन्यूअस सोर्स है वेरिएशन का। इट्स अ काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन। कोई भी एक ऐसा वेरिएशन जो लिंक से हटके हो, जो आपको एबनॉर्मल सा लग रहा हो, वो डिसकंटिन्यूअस सोर्स है एक्चुअली। तो उसने कहा कि सबसे जो एक बेसिक रॉ मटेरियल है वेरिएशन का वो म्यूटेशन है, और उसने कहा म्यूटेशन जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है। क्या ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन है ना। फिर देखो सेकंड पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसने ये कहा कि ये एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स है वेरिएशन का। इसने क्या कहा, ये एक कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ, क्या बताओ, ये वेरिएशन है। हम जानते हैं कि गैमेट्स फ्यूज करता है, गैमेट्स फ्यूज करते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये तो कॉन्टिन्यूअसली होता है। अगर दो अलग अलग मेल फीमेल रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा और उसका जेनेटिक्स उन दोनों से अलग होगा। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस चेंज है एक्चुअली, है ना। तो उसने कहा कि म्यूटेशन का जो चेंज आता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का चेंज होगा वो बताओ, वो क्या बताओ, वो कंटिन्यूअस होता है। और ये जो दोनों होते हैं, देखो ये तो दोनों चीजें देख रहे हैं आप, बोथ एड्स, एडिशन करता है न्यू एलील्स इन अ पॉपुलेशन। इन दोनों की वजह से आपके पॉपुलेशन में एक नए एलील का क्या बताओ एडिशन होता है। इसके अलावा देखिए अब उसने क्या कहा, देखो नंबर 3, अब उसने क्या कहा, देखो एक टर्म है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके अलावा देखो एक टर्म है जीन फ्लो, जिसको माइग्रेशन भी कहते हैं आप, और एक है नेचुरल सिलेक्शन। उसने क्या कहा, देखो इन तीनों की वजह से, इन तीनों की वजह से क्या होता है, आपका जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है ये चेंज करता है, और उस चेंज की वजह से भी आपके पॉपुलेशन में वेरिएशंस आते हैं। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि नए एलील्स के आने का तो दो कारण है, देखो ये और ये जो तीनों देख रहे हैं आप, ड्रिफ्ट, जीन फ्लो एंड द नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है, देखो these three changes the allelic
फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, और ये जो चेंज है ऑल्सो क्रिएट्स वेरिएशन। देखिए, ये समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा लिखा जाता है कि अगर सोर्स ऑफ वेरिएशंस की बात करेंगे आप, तो म्यूटेशन भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी है, जीन फ्लो भी है, और नेचुरल सिलेक्शन भी है। आप कह सकते हैं दीज 5, देखो ये जो 5 आपने लिखा ना, इसको माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं। माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस, या इस 5 को इवोल्यूशनरी फोर्सेस भी कहा जाता है। ये जो 5 आपने देखा ना, इसको माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंजेस कहते हैं, इसी को इवोल्यूशनरी फोर्सेस भी कहा जाता है। अभी बता रहा हूं। तो ये समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको? फर्स्ट सेकंड समझ में आ गया ना? अब ये देखिए, ये ड्रिफ्ट क्या होता है। नाउ राइट डाउन व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, व्हाट इज दैट जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो देखो, जो ड्रिफ्ट है इसको एक सडन चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, प्योरली बाय चांस, प्योरली बाय चांस कहा जाता है। सडन चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी प्योरली बाय चांस, बेसिकली इसको एक तरह का नॉन एडेप्टिव फोर्स ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। कोई भी सडन चेंज अगर आपके जीन फ्रीक्वेंसी में आता है प्योरली बाय चांस, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म नहीं है, प्योरली बाय चांस कहते हैं, और ये एक तरह का ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्टिंग ऑफ जीन्स कहते हैं। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लिया जाए अब यहां पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं, और ये प्लांट सभी मान लो ग्रीन प्लांट है। ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये एग्जांपल आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा। ये आपके 10th क्लास के एनसीईआरटी का एग्जांपल है, मैं वही बता रहा हूं आपको। ये देखो, यस देखो, अगर मान ली ग्रीन प्लांट है, और इस ग्रीन प्लांट पे ये एक ग्रीन इंसेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है इसके प्लांट के ऊपर, और एक प्लांट ऐसा है, देखो अब इस पे ब्लू इंसेक्ट आ रहा है, देखो। अब आप जानते हैं कि ये जो ब्लू इंसेक्ट होगा ये क्या होगा बताओ, इजिली विजिबल फॉर, क्या होगा, प्रीडेटर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपके ग्रीन पे कोई ब्लू इंसेक्ट बैठेगा तो वो तो नजर आएगा ना प्रेडेटर्स को, लेकिन जो ग्रीन पे ग्रीन बैठेगा वो तो नजर नहीं आना है। तो क्या होगा, नेचर की अगर बात करेंगे, सिलेक्शन की बात करोगे आप, तो आपके पॉपुलेशन में धीरे धीरे इस इंसेक्ट नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर मान लो इस जंगल में एक एलिफेंट आ गया, अगर मान लो स्टार्ट में ये जो ग्रीन इंसेक्ट का नंबर था ये पहुंच गया है, ये मान लो 5000 के आसपास है एक एरिया में, और ब्लू वाले का नंबर मान लो केवल 100 ही है,
अब एक हाथी आया उस जंगल में, उस जगह पर, और हाथी ने सारे प्लांट्स को कुचल डाला। उसने ये नहीं देखा कि कौन ग्रीन और कौन इसमें ब्लू क्या है और ग्रीन क्या है। और हाथी के बाद, एलिफेंट बाद, पोस्ट एलिफेंट जो मैकेनिज्म हुआ, देखो पोस्ट एलिफेंट जो एक्शन हुआ, देखो उसमें क्या देखा गया कि जो ग्रीन इंसेक्ट था वो घट के हो गया 100, और जो ब्लू था वो हो गया देखो 80। मतलब देखिए, ग्रीन का नंबर तो ड्रास्टिकली चेंज हो गया ना, एक तरह का आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। नेचर ने नहीं किया ये काम ना, ये तो एक सडन चेंज आया था। हाथी को क्या पता कि ग्रीन क्या है ब्लू क्या है, उसने तो प्लांट को कुचल डाला, और उस प्लांट के कुचलने के बाद ब्लू भी गया ग्रीन भी गया। बाय चांस क्या हुआ, ग्रीन ज्यादा चला गया और ब्लू कम गया। तो ये जो चेंज आता है इसे क्या बोलते हैं बताओ? ये चेंज जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, प्योरली बाय चांस। इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा एलील आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो जो ड्रिफ्ट का रिजल्ट होता है ये इंडिपेंडेंट होता है एलील के फेवरेबल होने से या ना होने से। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ड्रिफ्ट रिजल्ट्स इन random change in gene frequency. Drift result in random change in gene frequency, and its result, and its result is always independent of adaptive value of alleles कहते हैं। समझ में आ गया? वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये फेवरेबल को बढ़ाता तो ये जो सिलेक्शन होता, सिलेक्शन का काम ऑलवेज ग्रीन को बढ़ाना रहेगा और ब्लू को कम करना होगा वो, क्योंकि वो एडेप्ट नहीं कर रहा है। तो नेचर अगर वर्क करेगा तो वो एक एडेप्टिव फोर्स कहा जाता है उसको, सिलेक्शन को। लेकिन ये तो एक नॉन एडेप्टिव फोर्स होता है। समझ में आ गया? ये देखिए, याद देखो, मैं बता रहा हूं एक और चीज। एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, इवन आप देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी डिजास्टर होता है, अगर जैसे फॉरेस्ट फायर होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है या फ्लड आता है, तो ऐसे कंडीशंस में किसी भी जगह का जो एलिक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा रैंडमली चेंज हो जाता है। तो वो जो प्रोसेस है जो डिजास्टर की वजह से होता है, और उसकी वजह से आपका जो पॉपुलेशन का एलिक फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो जाएगा, वो भी ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। इवन जो आप कोरोना वायरस देख रहे हैं अभी, आप है तो नेचर का ही, ये एक तरह का वायरस का इफेक्ट आ रहा है, पेंडेमिक इफेक्ट है ये। लेकिन आप देखो, क्या पूरे वर्ल्ड से इक्वली लोग मरे हैं क्या? अमेरिका में ज्यादा नुकसान हो गया, चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना में कम हुआ, इंडिया में ज्यादा हो गया। और इंडिया में भी क्या हर जगह तो नहीं हो रहा है, कुछ लिमिटेड एरियाज में देखिए आप, कुछ लिमिटेड एरियाज में ज्यादा इफेक्ट हो रहा है इसका। तो ये एक तरह का, तो याद रखिएगा, कोई भी पेंडेमिक रिजल्ट हो, कोई भी पेंडेमिक रिजल्ट हो या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो, उसकी वजह से जो आपका पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी चेंज करता है वो ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? तो पूछा जाएगा कि द इफेक्ट ऑफ कोरोना पेंडेमिक ऑन द पॉपुलेशन, मतलब अब जेनेटिक्स की बात करें अगर, कि पॉपुलेशन का जो चेंज आया कोरोना की वजह से, वो क्या है? वो सिलेक्शन नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट।
Yes, it's a kind of drifting. समझ में आ गया? हाँ जी बच्चे, समझ में आ गया ना? अब देखो, अब यही बात है कि ऐसे पेंडेमिक में भी नेचर को अपना काम वो कर रहा है। नेचर अभी भी ये देख रहा है कि अब वो ऐसे एलील को धीरे धीरे प्रमोट करता रहेगा जिसकी एडेप्टिव वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंट वैल्यू अगर है तो नेचर क्या करेगा, उसको प्रमोट भी करेगा। तो देखो दोनों चीजें चल रही हैं। जो ड्रिफ्ट है वो लोगों को हटा रहा है, और जो नेचर है वो साथ साथ ऐसे एलील को प्रमोट भी कर रहा है जो लोग कोरोना से रेजिस्टेंट हैं पहले से, उनका एलील्स वगैरह जो होता है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक कुछ लोगों में ऐसा देखा गया कि उनमें कोरोना के अगेंस्ट नेचुरल रेजिस्टेंस था, और बाद में ऐसे लोगों का नंबर बढ़ा। तो ये क्या है? ये सिलेक्शन है, और कोरोना ने रैंडमली लोगों को निपटा दिया। ये क्या है बताओ? ये ड्रिफ्ट का एग्जांपल है। समझ में आ गया? जैसे सुनामी आता है, अब सुनामी तो जापान में आया था, बहुत जगह आता है ये। अब सुनामी जब आया तो वो समंदर किनारे जितने भी चीजें थी वो सबके सब बह गए। अब उसमें कौन बह गया किसी को पता नहीं। हो सकता है कि उसमें जो बीमार लोग थे वो 25वीं मंजिल पे रेस्ट कर रहे थे, और जो अच्छे हेल्दी लोग थे वो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे कुत्ते के साथ समंदर किनारे। कुत्ता भी बह गया, आदमी भी बह गया, और जो बीमार आदमी था वो 25वीं मंजिल से देख रहा था नीचे, सुनामी आ गया, सुनामी आ गया। तो जिसे मरना चाहिए था वो तो बचा हुआ है, और जो बेचारा हेल्दी था, जो मॉर्निंग वॉक कर रहा था, वो बह गया वहां पर। तो ये क्या है? इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। केदारनाथ में जो फ्लड आया था तो उस नदी के किनारे जो भी पॉपुलेशन था सबको बहा ले गया वो, क्या गधा, क्या आदमी, क्या पेड़, एनीथिंग, सब कुछ चला गया उसमें। तो जो ड्रिफ्ट होता है वो यही होता है। समझ में आ गया? और याद रखिएगा कि नेचर के रूल को आप जितना ज्यादा, नेचर के बनाए हुए सिस्टम को आप जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे, ड्रिफ्ट का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये बात भी सही है। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर हो, चाहे वो आपका केदारनाथ का कोई जो जो हुआ था, जो फ्लड आया था, ये सब तो मैनमेड क्रिएशन है एक्चुअली। आपने पहाड़ के ऊपर इतने काट छाट कर दिए, रोड बना लिए, घर बना लिया आपने। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहां से वो नदी, कौन सी नदी थी जहां से वो निकल रहा था, वो केदारनाथ में जो भी हुआ था, जिस नदी के साथ साथ जो सारा जो घटना हुआ, तो कहा जाता है कि आज से 1000-2000 साल पहले वो पानी का नेचुरल फ्लो हुआ करता था वहां पे। लोगों ने वहां घर बनाया, और घर बनेगा तो कभी न कभी नेचर अपना कमाल तो दिखाएगा। तो याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप नेचर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे, ड्रिफ्टिंग इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। नेचर और देखो, सिलेक्शन और ड्रिफ्ट का बैलेंस बना रहता है, बट अगर ज्यादा आप, मतलब आप डिवास्टेशन की तरफ जाएंगे तो सिलेक्शन अपना रोल कम करेगा और ड्रिफ्ट का इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। समझ में क्या बोल रहा हूं? अब यहां देखो, अब देखो एक और चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पर। तो इस ड्रिफ्ट को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। ड्रिफ्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस टर्म कॉल्ड bottleneck effect, and one is called founder effect. देखो, तो ड्रिफ्ट को और आप दो तरीके से दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देखो, ये बॉटल नेकिंग कहते हैं और फाउंडर इफेक्ट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड इनटू डिफरेंट मैकेनिज्म, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट।
समझ में आ रहा है? और देखो बॉटल ने क्या कहता है, जैसे मान लो ये एक प्रीवियस पॉपुलेशन है और यहां पर मान लिया जाए 1000 तरह के इंडिविजुअल्स हैं, जिसमें मैं मान लो मैं पहले किसी एलीट्स की बात करूं, हाइट की एलीट की बात करूं कि छोटे वाले, मीडियम वाले, बड़े वाले, सबका इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे देखो इसका नंबर है, सभी एलीट मतलब होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये क्या बताओ, अभी यहाँ क्या बताओ, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलील कहते हैं। अब क्या हुआ, यहां देखिए इस तरह का एक बॉटल नेकिंग हो गया रहता है यहाँ पर। अब यहां मान लो कुछ डिजास्टर हुआ, कुछ फॉरेस्ट फायर हुआ या सुनामी हुआ, कुछ भी हुआ, और सडनली क्या हुआ, ये नंबर यहां पर आ गया 200, 800 लोग यहां से मर गए, 800 लोग मर गए यहाँ पर, बॉटल नेकिंग है देखो ये। और अब यहां जो देखो क्या हुआ, अब ये फ्रीक्वेंसी ऐसा हो गया देखो 1:2, 2:3:0, बाय चांस हुआ, देखिए बिल्कुल बाय चांस है ये कि एक तो वही रहा, एक थोड़ा बढ़ा, एक और ज्यादा बढ़ गया और ये पूरा का पूरा ही खत्म हो गया। ये बॉटल, और ये बाय चांस होता है, कोई कुछ भी सोच के नहीं होता। और अब ये बताइए आप, अगर बाद में जब ये वापस 200 जो बचे हैं, अगर ये वापस अपने एक इसको रिचनेस, इसको वापस ये गेन करे इस 1000 के नंबर को, तो क्या लगता है कि जो एलील का फ्रीक्वेंसी होगा वो ऐसा हो सकता है 1:2, 2:0 हो गया। देखो ये मतलब ये क्या हुआ, देखिए अब यहाँ पर कि एक तो पूरा ही खत्म हो गया, एक वही रह गया और दो चेंज कर गया। तो ये चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी है और इसी को कहते हैं बॉटल नेकिंग इफेक्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बॉटल नेकिंग इफेक्ट कहा जाता है इसको। ये बॉटल है, ये नेक हो गया, देखो नैरो हो गया वो पूरा पार्ट, क्योंकि 800 लोग वहां से मर गए, छोटा हो गया पॉपुलेशन साइज, फ्रीक्वेंसी यहां भी अलग है, इसने अपने रिचनेस को गेन तो कर लिया, नंबर वही आ गया देखो, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है यहां पर? अब क्या यहां फ्रीक्वेंसी कुछ और था, यहां फ्रीक्वेंसी कुछ और है, एंड दिस काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बॉटल नेक इफेक्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? तो याद रखना, एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचर के डिजास्टर के बाद उस पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का चेंज आता है उसको बॉटल नेक इफेक्ट ही कहते हैं। लिख लो इस पॉइंट को, ऑल काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर, all kind of natural disaster and its result is known as bottleneck effect। समझ में आ गया बच्चों? और बॉटल नेकिंग मैंने पहले भी कहा था, अब ये देखो फिर प्लीज रिपीट। अरे क्या बोला मैंने क्या कहा कि ऑल काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर एंड इट्स रिजल्ट is known as bottleneck effect and it is an example of genetic drift। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा कि ड्रिफ्ट की वजह से हो सकता है कि आपका कोई एलील जो एडेप्टिव नहीं है लेकिन उसका नंबर बढ़ जाए, इट मे पॉसिबल। जो यूजफुल एलील था वो एलिमिनेट भी हो सकता है और कुछ कांस्टेंट भी रह सकता है। एवरीथिंग इज बाय चांस, नथिंग इज प्री रजिस्टर्ड कि ऐसा ही होगा। तो ये नेचर के, तो ओवरऑल देखा जाए जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से अगर पूछा जाए आपसे
कि अगर आप अच्छी एक और चीज देख लो यहाँ पे, ये तो हो गया बॉटल नेक इफेक्ट, समझ में आ गया। और देखो एक चीज याद रखना कि चीता जो है, चीता, चीता वर्ल्ड वाइड कहा जाता है कि चीता का जो पॉपुलेशन है ये बहुत कम हो गया, बहुत जगह सेलिब्रेट भी हो गया ये। ऐसा कहा जाता है कि चीता के पॉपुलेशन के एलिमिनेट होने का एक कारण जेनेटिक बॉटल नेकिंग कहा जाता है। इसमें वेरिएशंस काफी कम है। देखो अच्छा बताओ, देखो कितना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें यहां, समझिए पहले इसको मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो एक पॉपुलेशन में V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है, V4 भी है, और यहां पर क्या हुआ, कोई नेचुरल, मान लो कोई डिजीज फैलता है, मान लो कोई डिजीज अगर फैल रहा है मान लो, तो इस डिजीज की वजह से लगता है कि V1 और V2 खत्म हो गया, लेकिन V3 और V4 में रेजिस्टेंट था, ये बच गया। तो अगले पॉपुलेशन में क्या हुआ कि V3 V4 तो रह गया ना। बट अगर मान लो ऐसा होता कि इस पॉपुलेशन में जितने भी हैं वो V1 ही है, और कोई डिजीज फैला तो सारे V1 खत्म हो गए, ऐसा हो सकता है ना। अरे मैं क्या बोल रहा हूं कि सिलेक्शन जो है वो अल्टरनेटिव काम करता रहता है। अब बाय चांस कुछ भी हो सकता है, वैसे तो इट इज ऑल अबाउट द पॉसिबिलिटीज। समझ में आ गया। सिलेक्शन तो बाद में काम करेगा ना, अब सिलेक्शन जो बच गया उस पर एक्ट करेगा और फिर से वो पॉपुलेशन के रिचनेस को कायम करेगा। सिलेक्शन क्या देख रहा है कि जो बचा है उसमें कितना ज्यादा अब एडेप्टेशन है, कितना ज्यादा वो एडेप्टिव हो सकता है, उस पर एक्ट करेगा वो। तो नेचर तो वो अलग काम करेगा ना, बट एट टाइम, एट दैट चांस फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो गया ना। तो याद रखिएगा, देखो यही हुआ है चीता के साथ। चीता के जेनेटिक्स में बॉटल लेकिंग है, उसमें वेरिएशन था ही नहीं। तो डिजीज अगर फैलेगा, मान लो कोई एक डिजीज अगर फैल रहा है, तो उससे पूरा का पूरा वो पॉपुलेशन है वो सारा का सारा अफेक्टेड हो जाएगा। तो वेरिएशंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप अच्छे से अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं तो आपके पॉपुलेशंस में वेरिएशंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर मान लो अभी कोरोना की बात करें, अगर सभी में एक ही तरह का वेरिएशन अगर होता तो क्या होता बताओ, सबके सब निपट जाते ना। लोग आज भी तो बच रहे हैं ना, क्योंकि वेरिएशंस हैं। कुछ लोग ज्यादा बीमार हो गए, कुछ लोग कम बीमार हुए, कुछ लोग बीमार नहीं हुए। ये सब क्या है बताओ, ये वेरिएशंस की वजह से होता है। अगर वेरिएशन होता ही नहीं तो सबके सब खत्म हो जाते फिर। और यही कारण है, चीता के बारे में कहा जाता है कि चीता में क्या देखा गया, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक बॉटल नेकिंग, वेरी लिस्ट वेरिएबिलिटी। वर्ल्ड वाइड देखा गया है कि चीता के जेनेटिक्स में वेरिएशंस काफी कम है, और ये बहुत बड़ा कारण है चीता के एलिमिनेट होने का। मैनमेड तो एक्शन है ही, पॉचिंग तो हुआ ही है, हमने तो मारा ही है चीता को, लेकिन इसके ज्यादा बड़ा कारण है कि चीता जो है उसमें वेरिएशंस नहीं है, लेस वेरिएबिलिटी, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक बॉटल नेकिंग कहा जाता है इसको। लिस्ट वेरिएबिलिटी इन द चीता population is also termed as genetic bottlenecking, and it is the one of the most important cause of the reduction in the population of cheetah. समझ में आ गया बच्चों? Yes, it is extinct in India, मतलब नेचुरल कंडीशन में चीता तो नहीं है, तो नेचर का भी पार्ट है इसमें। देखो मैंने क्या कहा, वेरिएशंस नहीं है इसमें, वेरिएशन जरूरी होता है आपके सर्वाइव करने के लिए। समझ में आ गया? तो चलिए फिर अब हम फाउंडर इफेक्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? सी यू।